तो आप सभी का स्वागत है फिर से फिजिक्स के डिस्कशन में। आज हमारे साथ है चंद्रभान, पहली बार आए हैं। हिमांशु आप जानते ही हैं। तो चंद्रभान हमें थोड़ा बेसिक एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में बताना चाहेंगे कि कैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड और कैसे कैसे फिनोमेना होते हैं। तो चंद्रभान, मुझे भी कुछ कंफ्यूजन है इसमें, मैं भी मेरे कंफ्यूजन भी आज क्लियर हो जाएंगे। ये चंद्रभान है और ये एस्ट्रोफिजिक्स में स्पेशलाइजेशन किया हुआ है इन्होंने मास्टर्स डिग्री में। बिल्कुल। तो अभी हाई एनर्जी फिजिक्स में पीएचडी कर रहा है। चलिए बताइए एस्ट्रोफिजिक्स से हाई एनर्जी फिजिक्स क्यों आ गए? वो तो इसका पर्सनल मैटर है। चलिए हाँ, तो देखो पहला क्वेश्चन तो मतलब एस्ट्रोफिजिक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई और है क्या एस्ट्रोफिजिक्स पहले बताओ। ठीक है, थैंक यू। हाँ बोलो बोलो। कट कर दियो। इसमें से कुछ कट नहीं होगा। बोलो। थैंक यू भरत एंड हिमांशु इनवाइट करने के लिए। आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कर लो यार, कर लो। आपने पूछा कि एस्ट्रोफिजिक्स क्या है। सो एस्ट्रोफिजिक्स में दो वर्ड हैं, एस्ट्रो एंड फिजिक्स। एस्ट्रो बेसिकली हम यूज करते हैं अगर हिंदी में कहा जाए तो खगोल विज्ञान के लिए, और फिजिक्स जब फिजिक्स का वो पार्ट। लेकिन एस्ट्रोफिजिक्स के पहले वर्ड था एस्ट्रोनॉमी, जिसे थोड़ा थोड़ा आप कह सकते हो तारा विज्ञान से, है ना। तो उसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअली एस्ट्रोनॉमी जो है वो सबसे कहा जाए सबसे एंशिएंट साइंस है। एंशिएंट क्या होता है? प्राचीन साइंस, सबसे पुराना। उसका इतिहास बहुत पुराना है। आप देखोगे हमारे जो एंशिएंट लिटरेचर्स हैं, है ना, उनमें भी इसके आई मीन जो महाभारत है, जो रामायण है, उसमें भी इसके रेफरेंस मिलते हैं, है ना? तो सबसे पुराना तो एस्ट्रोनॉमी होगा अगर साइंस के दृष्टि में देखा जाए तो। नाउ अब एस्ट्रोनॉमी का सिर्फ मतलब ये था ग्रहों का अनुमान लगाना, पुराने ज़माने में दूरी का अनुमान लगाना, किसी भी तरह से मेजर कर पाना। एक्यूरेसी कम थी लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि प्रॉपर एक्यूरेसी नहीं थी, क्योंकि हमें कुछ लिटरेचर्स में वो मिलते हैं जैसे कि हनुमान चालीसा में, मुझे एक्चुअली याद नहीं मुझे वो समुद्र का है, समुद्र की नाव है वो। सिद्धि नवनिधि के दाता। अरे लाइन मुझे याद नहीं है। मेरा सवाल है चंद्रभान। अरे सुनो, इसको कंप्लीट करना। उसमें लाइन मुझे याद नहीं, लेकिन उसमें जो वर्ड्स हैं, है ना, और जब आप उसको उन संकेतों को जब आप कन्वर्ट करते हो मॉडर्न आपके इसमें दूरी के पैरामीटर्स में, तो एक्यूरेटली मतलब मोटा मोटा आपको मिल जाती है यहाँ से सन की दूरी, यहाँ से सूर्य। मतलब ये उसमें बिल्कुल छुपाया गया है। नहीं, अब ये तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, छुपाया गया है ये वो, इस पे नहीं पढ़ते तो हैं। हनुमान चालीसा और धरती से सूरज की दूरी क्या रिलेशन है? मैं वही कह रहा हूँ। अच्छा अब समझ आया, हनुमान जी ने सूरज को खाया था, राइट? के लिए छोटे थे आप अभी से तो आपको मतलब जब दिन होती थी रात होती थी तो आपको क्या लगता था कैसे होती है? हाँ, ये ऐसी चीज नहीं होता। छोटे में इतना मैं सोचता नहीं था। ऑनेस्ट पॉडकास्ट है ना, ठीक है। ऑनेस्ट तो फेक चीजें आंसर देना नहीं चाहिए। बताइए।
मैं जानता हूँ। मॉडर्न कॉस्मोलॉजी में ये कहते हैं। अबे यार तू क्या चाहता है मैं फटाफट बोल आराम से बोलूँगा। 11 बच्चा है। मॉडर्न कॉस्मोलॉजी में ये है कि जो ऑब्जर्वेशंस हमने अभी तक देखे हैं ना, बिल्कुल। ठीक है, तो बिग बैंग जो है वो उसके एविडेंसेस बहुत सारे हैं, है ना। होता क्या है बिग बैंग? थियरी है सारी। है क्या मतलब थ्योरी का असर क्या है? बिग बैंग हुआ बिग क्या? बैंग बिग बैंग ये है। बिग बैंग बैंग में सब विस्फोट है ना हिंदी में हाँ, कहा बिल्कुल। तो बहुत बड़ा और या सबसे बड़ा जिससे हमारी उत्पत्ति हुई है विस्फोट। तो कहा ही जाता है कि एक छोटे से पॉइंट पे जस्ट इनफाइनाइट डेंसिटी इनफाइनाइट मास का जो पॉइंट था, ऐसा कहते हैं, लाइक उस पर बस एक विस्फोट हुआ एंड पूरे यूनिवर्स का जस्ट वहाँ से आगमन। विस्फोट मतलब कुछ एक्सटर्नल अपने आप हुआ है। अपने आप ही अपने आप कि जैसे एक पॉइंट है, दिक्कत यही है ये पता नहीं हम है। कह नहीं पता सकते नहीं। कैसे हुआ, क्योंकि एक्चुअली वो पॉइंट इनफाइनाइट डायमेंशन का सॉरी जीरो डायमेंशन का इनफाइनाइट डेंस और इनफाइनाइट मास, मतलब इतना मैसिव कैसे हुआ ये भी नहीं पता हमें। हो सकता है यही एक सवाल। ब्रह्मा जी की मैंने सुना नाभि से निकला है। हाँ बिल्कुल हो सकता है वो ब्रह्मा जी की नाभि। बिल्कुल हो सकता है। साइंस की सबसे अच्छी बात तो यही है, जब तक एविडेंस ना मिले वो तब किसी चीज को नकार भी नहीं सकता, क्या करता है ना। तो फिर ये चांद सूरज ये पृथ्वी और ये अपने ग्रह कैसे बने? तो यूनिवर्स के इवोल्यूशन के प्रोसेस में सबसे पहले तो प्योर एनर्जी निकली बिग बैंग के बाद। ये मतलब प्योर एनर्जी मतलब प्योर एनर्जी मतलब नो मैटर, जस्ट एनर्जी, एनर्जी। है ना, फॉर्म गरम मतलब गरम हुई फिर तो आग की तरह। जस्ट मोर देन हीट, वी कांट से क्या था क्योंकि वो उस स्टेट को हम जानते भी नहीं, है ना, वो थोड़ा सीक्रेट है आज तक, हाँ। मुझे लगता है प्लाज्मा हो सकता है। और भी कुछ हो सकते हैं, प्लाज्मा का चलो हमको हमने अभी कुछ समय पहले इसको डिफाइन किया है, ठीक है। हाँ लेकिन हाँ फिर उसके बाद जैसे जैसे ठंडा होता गया यूनिवर्स, हाँ जो एनर्जी है वो मास में चेंज हुई, जो आइंस्टाइन ने एनर्जी मास इक्वेशन दिया था, इक्विवेलेंस इक्वेशन। फिर उसके बाद सारे जो मैटर हैं वो जस्ट अलग अलग चीज़ें बनी, गैलेक्सीज फॉर्म हुई, स्टार्स बने, है ना, एंड स्टार्स और उसके जो रेमिनेंट बच गए, जो पूरे स्टार फॉर्मेशन से रह गए, उस रेमिनेंट से प्लैनेट्स बने, देन प्लैनेट्स से बनते बनते जो रेमिनेंट्स रह गए फिर उसके सब प्लैनेट्स लाइक सैटेलाइट्स, व्हाट वी से मून, इनकी उत्पत्ति। ये तो है बात। बताओ अर्थ जो है वो सूरज के चारों तरफ घूम रही है और चांद है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। चांद के चारों तरफ भी कोई घूम रहा है क्या? अभी तो हमें कुछ नहीं। सवाल तो एक मतलब एक के पीछे क्यों घूम रहा है? चांद डायरेक्ट सूरज के पीछे क्यों नहीं घूम रहा? चांद सीधे क्वेश्चन है भाई। चांद सूरज के पीछे भी घूम रहा है, घूम रहा है। मतलब हाँ ये सही बात है। लेकिन आप ये चाहते हो कि चांद सिर्फ सूरज के पीछे घूमे, वो अर्थ के पीछे क्यों घूमे? नहीं उसकी मतलब पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना कि वो क्यों बना कैसे, हाँ। जो कंडीशंस में वो बना तो वो पृथ्वी मैंने वही कहा ना, हाँ। अब जैसे कि स्टार बना, ठीक है, उसके रेमिनेंट्स रह गए, ठीक, उसमें अभी भी एंगुलर मोशन है, तो जस्ट उसके चारों तरफ आप वो रिवॉल्व कर रहे हैं, उससे अलग अलग प्लैनेट्स बने जो आपके 8 ग्रह हैं। तो जैसे पृथ्वी अपनी स्पिन में ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है, चांद भी ऐसे ऐसे घूम रहा है हाँ, अर्थ के इस रोटेशनल मोशन एंड ऑर्बिटल मोशन दोनों हो रहे हैं। ऑर्बिटल और वो तो वो स्पिन मोशन हो रहा है। ये स्पिन हो गया और एक ऑर्बिटल। ऐसे ऐसे करके पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। लेकिन मैं चांद को देखता हूँ तो मुझे चांद में एक शेप सा दिखता है, कि धब्बे धब्बे से दिखते हैं। और वो हमेशा ऐसे वो हमेशा सेम ही दिखते हैं, उसी पिक्चर में। तो तुम भी तो घूम रहे हो, है ना? ये सबसे मतलब यूनिवर्स की ब्यूटी कह लो आप,
है ना, जिस तरह से पृथ्वी घूम रही है ना, जिस एंगुलर वेलोसिटी से कह रहे हैं, है ना, मैं ये नहीं कहूँ, हाँ, तो जो चांद है वो मैच करती है एंगुलर वेलोसिटी में, बस अपने फेसेस को, लाइक जिस तरह से हम देख रहे हैं, बस जो हिस्सा चांद के साइड है ना, वो एट अ टाइम भी उसका जो पार्ट है हमारे साइड है, और जैसे ही वो घूमता है हम भी टिल्ट हो जाते हैं, लाइक चांद से उसके फेस से। अच्छा चलो, ये तो हो गया उत्पत्ति का। ये ब्रह्मांड खत्म कब होगा और कैसे होगा? इसके अलग अलग थ्योरीज हैं। अगर आप खत्म करने की बात करते हो, है ना, एक होता है एक्सपांशन, और अब खत्म की अगर बात कर रहे हो तो आप सिर्फ ये कह रहे हो कि लाइक जाके कोलैप्स हो जाए, जिसको बिग क्रंच का प्रोसेस कहते हैं। अच्छा, है ना, थ्योरी ऑफ मतलब बिग कि क्रंच, वापस वो एक वापस पॉइंट बन जाए, yes, वापस वो जीरो point। डायमेंशन का। जीरो डायमेंशन, इनफाइनाइट इनफाइनाइट मास। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? ये ऑब्जर्वेशन से, कुछ ऑब्जर्वेशन हैं जो इस डायरेक्शन प्रेडिक्ट करते हैं, कुछ अलग ऑब्जर्वेशन हैं जो एक्सपांशन को दिखाते हैं। तो मतलब सही तो कोई से नहीं है फिर हम एक्यूरेटली नहीं कह सकते। बिग क्रंच उसकी प्रोबेबिलिटी लेस है, ये नहीं कि तो एक्सपेंशन की प्रोबेबिलिटी है। अब वो है ना कि एंट्रोपी यूनिवर्स की बढ़ रही है, हाँ, तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा यूनिवर्स की एंट्रोपी को कैसे नाप रहे हो? है। एक्सपांशन, एंट्रोपी मींस व्हाट? द एक्सपांशन। कैसे नाप रहे हो? एंट्रोपी किसी चीज की घटती नहीं है, बढ़ती है। ठीक है, मान लिया मैं तुम्हारी हाँ, बात। तो अब एक चीज की बढ़ रही है, वो कैसे पता तुम्हें कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ रही है? मैं ये जितनी भी चीजों का हमने ऑब्जर्व की चीजें, उन सब चीजों की बढ़ रही है, कांस्टेंट रह रही है मैथमेटिकली, जो हमने डिफाइन किया। तो जब सब चीजों की या तो सेम रह रही है, बढ़ रही है, तो यूनिवर्स में सब चीजें तो मिलके ही करना है, नई चीज हो रही है। थ्योरी है भाई। अच्छा ठीक है, तो मुझे थोड़ी आती है थोड़ी। बताओ फिर आगे और क्या क्या होता है इसमें। चलिए बताइए कुछ इंटरेस्टिंग बताइए।